जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता बहुत पुरानी थी। उनकी इस दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वे एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। यह मित्रता केवल साथ खेलने या घूमने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें साझा खेती होती थी और एक दूसरे के पारिवारिक मामलों में भी वे सलाह मशविरा करते थे। जब जुम्मन हज करने जाते तो अपना घर अलगू को सौंप जाते, और जब अलगू बाहर जाते तो जुम्मन उनके घर की देखरेख करते। उनके बीच न खान पान का मेल था, न धर्म का, केवल विचारों का मेल ही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थीं। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत जमीन थी, लेकिन उनके आगे पीछे कोई वारिस नहीं था। जुम्मन ने लंबे समय तक खाला की खूब खातिरदारी की। वो उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते, हलवे पुलाव खिलाते और उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ते। ये सब केवल इसलिए था ताकि खाला अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दें। अंततः खाला ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम करवा दी। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खाला की खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन अब बदल गए थे। उनकी पत्नी करीमन तो और भी तेज थी। वो खाला को रोटियों के साथ कड़वी बातों के सालन भी परोसने लगी। वो कहती, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2 बीघे जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। कुछ समय तक खाला ने ये अपमान सहा, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लिया करूंगी। जुम्मन ने ढिठाई से उत्तर दिया, रुपए क्या यहां पेड़ पर फलते हैं? खाला बिगड़ गईं और उन्होंने मामला पंचायत में ले जाने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गांव में ऐसा कौन है जो उनके खिलाफ जाएगा। खाला लाठी टेकते हुए गांव गांव घूमने लगीं। उनके बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, फिर भी वो न्याय की आस में हर दरवाजे पर गईं। अंत में वो अलगू चौधरी के पास पहुंचीं। अलगू ने कहा, खाला, जुम्मन मेरा मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह वाक्य अलगू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। शाम का समय था। एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सबको बुला रखा था। खाला ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि पंच जो तय करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। जुम्मन ने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि खाला जिसे चाहे सरपंच चुने। खाला ने अलगू चौधरी का नाम लिया। जुम्मन मन ही मन खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब जीत निश्चित है, क्योंकि अलगू उनका मित्र है। लेकिन जैसे ही अलगू सरपंच की कुर्सी पर बैठे, उनके भीतर एक दिव्य परिवर्तन हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर हैं और उनके मुंह से निकला शब्द ईश्वर की वाणी है। अलगू ने जुम्मन से कड़े सवाल पूछे। जुम्मन चकित थे कि उनका मित्र ऐसे सवाल कैसे कर सकता है। अंत में अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। खालाजान को मासिक भत्ता देना उचित है। यदि तुम भत्ता नहीं दे सकते तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्न रह गए। जिसे वह अपना रक्षक समझते थे, वही भक्षक बन गया। इसी दिन से अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ें हिल गईं। जुम्मन हर समय बदले की आग में जलने लगे। इस घटना के कुछ महीने बाद अलगू चौधरी पर विपत्ति आई। उनके पास बैल की एक बहुत अच्छी जोड़ी थी। संयोगवश एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किसी काम का न था, इसलिए अलगू ने उसे गांव के एक व्यापारी समझू साहू को बेच दिया। साहू ने वादा किया कि वो बैल की कीमत 1 महीने बाद चुका देगा। समझू साहू ने उस बैल का भरपूर शोषण किया। वो दिन में 3-3, 4-4 फेरे मंडी के लगाता। न चारे का ठिकाना, न पानी का, बस काम और मार। परिणाम ये हुआ कि 1 महीने के भीतर ही बैल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब अलगू ने पैसे मांगे तो साहू और उनकी पत्नी लड़ने लगे। मुआ, मरा हुआ बैल दिया था, पैसे किस बात के? विवश होकर अलगू ने पंचायत बुलाई। उसी पेड़ के नीचे फिर पंचायत बैठी। इस बार सरपंच चुनने की बारी समझू साहू की थी। साहू ने जानबूझकर जुम्मन शेख का नाम लिया। अलगू का कलेजा धड़कने लगा। उन्हें लगा कि आज हार निश्चित है। जैसे ही जुम्मन सरपंच के पद पर आसीन हुए, उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के उस स्थान पर हूं जहां सत्य के अलावा कुछ भी बोलना पाप है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। जिस समय बैल लिया गया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इसलिए हुई क्योंकि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी भावुक हो गए। वे चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन नीचे उतरे और अलगू के गले लग गए। जुम्मन ने कहा, भाई,
जब से तुमने मेरी पंचायत की थी मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि पंच की गद्दी पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। दोनों मित्रों के आंसुओं ने उनके दिलों की मैल धो दी। मित्रता की जो मुरझाई हुई लता सूख गई थी वो फिर से हरी हो गई। प्रेमचंद दिखाते हैं कि व्यक्तिगत संबंध न्याय के आड़े नहीं आने चाहिए। पद और उत्तरदायित्व व्यक्ति के अहंकार को मिटाकर उसे सत्य की राह दिखाते हैं। कहानी 20वीं सदी के शुरुआती भारतीय ग्रामीण जीवन और पंचायत व्यवस्था का सजीव चित्रण करती है। ईश्वर का वास, पंच परमेश्वर शीर्षक का अर्थ है कि पंच के हृदय में साक्षात ईश्वर वास करते हैं, जो पक्षपात नहीं कर सकते। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम नहीं होते। जब हम किसी उत्तरदायी पद पर होते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें सही मार्ग दिखाती है। अलगू और जुम्मन के माध्यम से लेखक ने यह सिद्ध किया कि ईमान दोस्ती से बड़ा होता है।